नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। साल 2015 के शुरुआती महीने हिंदुस्तान के लिए बेहद मनहूस साबित हो रहे हैं। आधे हिंदुस्तान में स्वाइन फ्लू से अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 9000 से ज्यादा पीड़ित अस्पतालों में भर्ती हैं। लोग दहशत में हैं। किसी का बेटा तो किसी की मां स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर अस्पताल की चौखट पर जाने को मजबूर हैं। स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी महामारी की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। अब ये बड़ा सवाल है, क्या आयुर्वेद में स्वाइन फ्लू का इलाज मुमकिन है, और अगर है तो वो क्या है? अगले आधे घंटे तक हमारे साथ पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण लाइव जुड़े रहेंगे और वो आपको बताएंगे कि आयुर्वेदिक तरीकों से कैसे निपटें स्वाइन फ्लू से, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। आचार्य बालकृष्ण से हम बातचीत करें, लेकिन उसके पहले देखिए यह हैरान करने वाली रिपोर्ट। पिछले 1.5 महीने से आधा हिंदुस्तान जानलेवा स्वाइन फ्लू की चपेट में है। दिल्ली से राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक देश के 10 राज्यों में स्वाइन फ्लू खतरे की घंटी बजा रहा है। सबसे ज्यादा लोग राजस्थान में मारे गए हैं। यहाँ 174 लोगों ने स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर दम तोड़ दिया, तो गुजरात में स्वाइन फ्लू से 144 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 76, महाराष्ट्र में 58 और देश की राजधानी दिल्ली में भी 7 लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 फरवरी तक स्वाइन फ्लू से ग्रसित 600 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। सांस की प्रॉब्लम है उसकी चल रही है, लगी है, सीजन लगा हुआ, और स्वाइन फ्लू का शक है, उसका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है। सिस्टर है मेरी, आज सवेरे लेके आया हूँ मैं। डॉक्टर ने बोला वहाँ पर कि लगता है इनको स्वाइन फ्लू है, और फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल से प्राइवेट से यहाँ पर दमा ले मैं रेफर करके लाया हूँ। स्वाइन फ्लू ने सरकार से लेकर प्रशासन तक सबकी सांसें फुला दी हैं। राज्य के जो सभी हमारे मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़े हुए, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो अस्पताल है, उस सब में आइसोलेशन वार्ड शुरू कर दिया। नई 4 लैब, जो एक लैब की कीमत करीबन 33 लाख रुपए होती है, ऐसी 4 लैब हमने स्टेट में शुरू कर दी है, ताकि जो भी पेशेंट आए वो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसका जल्दी से हमको रिजल्ट मिल जाए, और रिजल्ट मिलने के बाद तुरंत ही उनकी सारवार हम शुरू कर सके। लेकिन साधारण सा नजला जुकाम, खांसी, बुखार लोगों को खौफ ज़दा कर रहा है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, पीड़ितों में हर उम्र के लोग शामिल हैं। देश में अब तक स्वाइन फ्लू से बीमार लोगों की तादाद 9000 के पार पहुंच चुकी है। सरकार कहती है कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए टेमीफ्लू नाम की दवा पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कई जगहों पर मरीजों को ये दवा उपलब्ध नहीं हो पाई। यहाँ पर मैं सुबह से धक्के खा रहा हूँ, ना दवाई है, ना कोई ढंग से देख रहा है। मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी हो गया है, ना हमें दवाई दे रहा है, ना हमारे बच्चे को दवाई दे रहा है। मास्क चाहिए, कितनी भीड़ है और किसी को कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो किसी ने कुछ नहीं दिया, न बताया किसी ने मास्क के बारे में। कुछ भी इंतजाम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने टेमीफ्लू जो इसकी मेडिसिन है वो अवेलेबल ही नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या घरेलू नुस्खे अपनाकर या फिर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और दवाओं के इस्तेमाल से स्वाइन फ्लू को हराया जा सकता है? अपने परिवार को स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए आप अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण आपको बताएंगे कैसे निपटें स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी से, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सरकार की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि टेमीफ्लू नामक दवाई पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर राजस्थान से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के तमाम ऐसे राज्य हैं वहां पर सैकड़ों मौतें क्यों हो रही हैं? आयुर्वेदिक उपचार कैसे हम कर सकते हैं ताकि इससे हम बच सकें? इसके लिए सबसे सही व्यक्ति से हम बातचीत करने जा रहे हैं और हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण जी सीधे जुड़ चुके हैं। उनके पास मैं चलूंगी। आचार्य बालकृष्ण जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका।
शुरुआत में आपसे कर लेती हूं, चूंकि 600 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है इस स्वाइन फ्लू ने। सबसे पहले जी आपकी नजर में इसके लक्षण क्या हैं? स्वाइन फ्लू के जो लक्षण हैं, जो सामान्य सर्दी जुकाम के जो लक्षण होते हैं, वही लक्षण स्वाइन फ्लू में प्रारंभ में शुरू होते हैं जी। बाद में वो लक्षण थोड़े बढ़ते हैं। शरीर में अकड़ाहट या बुखार वगैरह होना, ये लक्षण ज्यादा बाद में दिखाई देने लगते हैं। तो लक्षणों में बहुत फर्क नहीं है, परंतु क्योंकि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है उससे देख रहे हैं आप ज्यादा शरीर को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसीलिए हमको सावधानी रखने के लिए, चाहे किसी भी तरह के व्यक्ति को यदि सर्दी जुकाम वगैरह की शिकायत हो तो उससे हमको बचना चाहिए। उसके लिए हमको जो सामान्य उपाय हैं उनको करने चाहिए। आयुर्वेद इसके लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। यदि हम सामान्य सर्दी जुकाम भी ना होने दें, हो तो तत्काल उपचार करें, तो इससे हम स्वाइन फ्लू जैसी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। यदि हो भी गया हो तो हम एलोपैथिक डॉक्टर के परामर्श के साथ में भी आयुर्वेदिक कई सारी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। वो सारी दवाइयों को भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, आयुर्वेद शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, इस वजह से भी आयुर्वेदिक दवाइयों का उपचार हम ले सकते हैं। इसके पहले आप उन तमाम दवाइयों का नाम हमें बताएं, साथ ही उपचार भी। लेकिन सबसे पहले, क्या योग के माध्यम से भी हम इससे बच सकते हैं? और अगर ऐसा है तो कौन कौन से योगासन उसके लिए सबसे उपयुक्त होंगे? योग करने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है जी। तो जो योग और प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं उन लोगों को किसी भी तरह की ये बीमारियां होने की संभावना कम होती है। जितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बीमारियों से हम उतने बच सकेंगे। ये प्रामाणिक रूप से यह सिद्ध है, मेडिकली ये प्रूफ है। और हमको नियमित रूप से योगासन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। उसमें भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। यदि हम 3 प्राणायाम को भी करें, लंबा और गहरा श्वास भी लेते रहें, तो उससे भी बहुत इसमें फर्क पड़ेगा। जिन पेशेंट को, जैसे मान लीजिए कि सर्दी जुकाम है, उसमें आयुर्वेद में जैसे 1-2 औषधियां हैं, नोजल ड्रॉप जैसे षडबिंदु तेल डाल लें, और कुछ नहीं हो तो हम थोड़ा सा गाय का घी को गर्म कर करके नाक में डालें, बादाम रोगन डालें, जिससे नाक खुल जाए। उसके बाद फिर हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो भस्त्रिका करने के लिए 5 मिनट लगभग भस्त्रिका, गहरा और लंबा श्वास लें और गहरा और लंबा छोड़ें। कपालभाति में जोर से श्वास अंदर लेने के बाद में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अनुलोम विलोम में दायां नाक से श्वास ले लें, बाएं से निकालें, बाएं से ले लें, दाएं से छोड़ें। ये विधा को हम 15-20 मिनट करते हैं, तो इससे भी हमको किसी भी तरह की जो फ्लू है, स्वाइन फ्लू वगैरह से बचने में बहुत मदद मिलता है। बिल्कुल, इस तरह के प्राणायाम और योगासन से अगर हम हर रोज करते हैं तो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी और हम स्वाइन फ्लू को रोक सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आयुर्वेदिक उपचार पर। कौन कौन से वो आयुर्वेदिक दवाइयां आचार्य बालकृष्ण आप बताएंगे जिससे स्वाइन फ्लू को हम रोक सकते हैं? आपके ये इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं संपूर्ण देशवासियों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि स्वाइन फ्लू को लेकर के बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देश के लोगों को सीरियस स्थिति है तो जरूर आप उपचार करिए, लापरवाही ना करिए। हम लोगों ने अभी जो यूएस FDA के जो स्टैंडर्ड में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं प्रोटीन जो है लाइगेंड डॉकिंग बोलते हैं इसको, जिसके अंदर हम जो वायरस है उस वायरस के प्रोटीन को हम किसी एक्टिव कंपाउंड को डाल करके उसको मैपिंग करी जाती है, डॉकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। उसके तहत हमने आयुर्वेद के बहुत सारे डॉकिंग के माध्यम से यह देखने का प्रयास किया कि यह कितना प्रतिशत काम करती है, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से, शास्त्रों के हिसाब से तो हम बात करते ही हैं, वो बात हम दुनिया को बताते भी हैं, पर हमने उसको पूरा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो अभी लेटेस्ट सिस्टम है उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली भी हमने उसको जांचने का प्रयास किया कि परंपरागत जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं वो वास्तव में कितना काम करती हैं, कितने वो कारगर हैं, यह भी हमने देखने का प्रयास किया। इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे भारतवर्ष के अंदर में सर्वत्र नीम उपलब्ध है। नीम के अंदर एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कंपाउंड स्वाइन फ्लू के ऊपर जो है वह 80% कारगर है।
यानी कि नीम के छाल का यदि काढ़ा बना करके स्वाइन फ्लू को दे दिया जाए, रोगी को दे दिया जाए, वो 80% कारगर है। इसी तरह से दालचीनी जो है, दालचीनी का हमने देखा डॉकिंग सिस्टम से वह 100% कारगर है। और आप देखेंगे इसी तरह से तुलसी का जो परिणाम है वह भी 100% कारगर है। इसी तरह से आप देखेंगे कि लौंग का जो परिणाम है वह लगभग हमारा 60% परिणाम है। बिल्कुल। तो यदि हम लौंग को मिला करके, लौंग, दालचीनी, तुलसी, नीम की छाल और गिलोय, ये 5 द्रव्य आप सब देशवासियों को बताएं कि नीम की छाल, लौंग, दालचीनी, तुलसी और गिलोय, यदि इन 5 द्रव्यों को लगभग, जैसे आप एक समय के लिए नीम की छाल 2 ग्राम ले सकते हैं, तुलसी लगभग आधा ग्राम लगभग ले सकते हैं, लौंग आधा ग्राम ले लें, दालचीनी लगभग 1 ग्राम ले लें, और हम गिलोय ले लें 2 ग्राम लगभग गिलोय ले लें। ये 5-6 ग्राम एक बार के लिए डोज हो गई। इस मात्रा को करीबन हम 400 ग्राम पानी में पका लें। पका करके आप सुबह शाम उसको उबाल करके पिए। ज्यादा परेशानी है तो सुबह, दोपहर और शाम को ले लें। तो आप देखेंगे कि तुरंत एक दिन में ही स्वाइन फ्लू के जो लक्षण हैं उसमें फर्क आना शुरू हो जाएगा। और जिनको नहीं है, उन घरों में भी जहां होने की संभावना है या परिवार में किसी को स्वाइन फ्लू हुआ है, तो उन सभी से हमारा निवेदन है कि इस औषधि का सेवन करिए। ये बहुत कारगर है, सहसा अनुभूत है। और यदि काढ़ा बनाने में आपको समय लग रहा है, गिलोय घनबटी आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है, सर्वत्र उपलब्ध है, आप लेकर शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई गई हैं। और 5 वो आयुर्वेदिक चीजें जो हर घर में आसानी से उपलब्ध रहती हैं या किसी भी दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएंगी। नीम की छाल भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अगर इनको मिलाकर आप काढ़ा तैयार करते हैं और उसको स्वाइन फ्लू के मरीज को देते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। बालकृष्ण जी, मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगी, चूंकि महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई गई। टेमी फ्लू तो हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो बातें आपकी ओर से बताई जा रही हैं उसकी उपलब्धता हर गांव शहर में है। इस वजह से एक बार फिर से बताइए कि किस तरह से हम काढ़ा तैयार करें। आपने जिन जिन चीजों का जिक्र किया और कितनी मात्रा में जो भी रोगी है, क्या सिर्फ उससे ही देना लाभप्रद होगा या उसके अलावा जो लोग इससे बचना चाहते हैं और एहतियातन वो इस द्रव्य को लेते हैं, तो क्या इसका असर उनके ऊपर भी होगा? हाँ, इसमें दोनों तरह से लाभ होगा। जिनको अभी स्वाइन फ्लू नहीं है, बचना चाहते हैं, या सर्दी जुकाम के लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं या किसी को दिखने शुरू हो गए हैं, उन सभी लोगों को ये काढ़ा पीना चाहिए। और जिनको स्वाइन फ्लू हो चुका है, जो भाई बहन हॉस्पिटलाइज हैं, मैं निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटल में भी ये काढ़ा बना करके दे दीजिए। उनको रोग से बाहर आने में, जल्दी बाहर आने में इससे सहयोग मिलेगा। ये निरापद है, इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इस औषधि में कोई नुकसानदायक तत्व नहीं है। तो इसको फिर दोबारा समझ लें। जैसे एक साथ बना करके रखना हो, आप मान लीजिए कि 100 ग्राम नीम की छाल ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए आप गिलोय, जो सूखी गिलोय है, 100 ग्राम नीम की छाल, 100 ग्राम गिलोय, और आप उसमें ले लें 25 ग्राम लौंग ले लीजिए, 50 ग्राम काली, ये आप तुलसी के पत्तियों को ले लीजिए, और इसको मिला करके दालचीनी ले लीजिए 50 ग्राम। ये 5 चीज को मिला करके पाउडर मोटा मोटा कूट करके आप अपने घर में रख लीजिए, और उसको एक समय पर 1 टेबल स्पून लगभग 5-6 ग्राम 400 ग्राम पानी में उबाल लीजिए। घर में यदि ज्यादा सदस्य हैं तो उसी अनुपात से उसको मात्रा पानी की बढ़ा दें, इसकी मात्रा भी बढ़ा दें। उबाल करके जब 1/4 रह जाए, क्वार्टर बचे, 1/4 बचे, छान करके सुबह शाम पिला दीजिए। जिनको परेशानी है वो 3 बार भी पी सकते हैं। जिनको परेशानी है वो 3 बार भी पी सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। और यदि तुरंत तत्काल किसी को आराम होने में परेशानी हो तो उनके लिए, जी हाँ, और बने बनाई हमारे संस्थान में ज्वरनाशक क्वाथ कर करके उपलब्ध है। और गिलोय घनबटी सभी फार्मेसियों की मिलती है। ज्वरनाशक क्वाथ और गिलोय घनबटी सेवन करके भी तुरंत आप लाभ पा सकते हैं। बालकृष्ण जी, और मैं देशवासियों से आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चित्रा जी, कि सबको ये बताइए कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, हम पैनिक ना फैलाएं। की मिलती है ज्वरनाशक क्वाथ और गिलोय घनबटी सेवन करके भी तुरंत आप लाभ पा सकते हैं। बालकृष्ण जी, और मैं देशवासियों से आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चित्रा जी, कि सबको ये बताइए कि घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल हम पैनिक ना फैलाएं, लेकिन आपने जैसे तुलसी की पत्तियां, इसके अलावा दालचीनी और लौंग, ये तो हम काली चाय या फिर आयुर्वेदिक चाय बनाते हैं उसमें भी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नीम की पत्तियों और गिलोय को अगर हम डालेंगे तो वो काढ़ा बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा जिसको पीना इतना आसान नहीं होगा। तो क्या उसमें कुछ ऐसी भी चीजें डाली जा सकती है? मान लीजिए अगर हमें बच्चे को पिलाना हो तो क्या उसमें हम चीनी या शहद भी डाल सकते हैं ताकि वो कम से कम पीने लायक बन जाए? हाँ, आप उसमें जी बिल्कुल आप उसमें शहद मिला के ले सकते हैं। शहद को आयुर्वेद में गुणवाही माना गया है, वो गुणों को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए वैसे बहुत कड़वाहट नहीं होगी क्योंकि दालचीनी में भी थोड़ी मिठास होती है, फिर भी आप उसको शहद को मिला करके या चीनी को मिला करके भी दे सकते हैं। शहद मिला लें ज्यादा अच्छा है, शहद को क्योंकि काढ़ा बनाने के बाद में पीने से पहले मिला करके ले सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई गई हैं। एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, गिलोई, नीम की छाल, दालचीनी, लौंग, तुलसी के पत्ते, इन 5 चीजों को लेकर आप पहले कूट लें, उसको अच्छे से उसका मिक्सचर तैयार करें, पानी में उसको उबालें और पानी जब आधा रह जाए तो सुबह शाम जो भी इससे पीड़ित हैं उनको पिलाएं। जिनको ज्यादा परेशानी है वो दिन में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आचार्य बालकृष्ण जी की ओर से बताए जा रहे हैं हमें। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, लक्षण भी हमने जान लिया जो आपने बताया और साथ ही आपने ये भी बता दी है कि बचने के उपाय क्या हैं, हम किन चीजों को अमल में ला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन सी महत्वपूर्ण बातें लोग एहतियातन और क्या क्या ऐसी सावधानियां बरतें ताकि वो इन चीजों से अपने आप को महफूज रख सकें? चित्रा जी, इसके लिए जरूरी है सभी लोगों को कहें, पूरे देशवासियों से मेरा निवेदन है कि वो उबला हुआ पानी पिए, क्योंकि उबला हुआ पानी पीने से भी उसमें बहुत हेल्प मिलता है। तली हुई चीजें न खाएं, खट्टी चीजें या अचार वगैरह ऐसी चीजें अभी सेवन न करें, और सब्जियों को भी क्योंकि जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डला हुआ होता है उसको भी अच्छी तरह से धो ले, उसमें पानी में थोड़ा सा नमक मिला करके या गुनगुने पानी से धो ले तो और भी अच्छा है। और जितने भी जो लोग हैं ये ध्यान रखें कि कब्ज ना होने पाए, क्योंकि जब हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन रहता है उससे किसी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। हल्की चीजें खाएं, उबली हुई चीजें खाएं, बस इतनी सावधानी रखेंगे तो हमको निश्चित रूप से बचाव होने की संभावना रहेगी। फिर भी यदि किसी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, छींकें आती है, नाक बह रही है, शरीर में अकड़न है, कोल्ड है, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमको अविलंब जो है ये काढ़ा शुरू कर दें, गिलोय घनबटी लेना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि तत्काल जो है उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जितने भी भाई बहन जो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं उनके लिए भी मेरा निवेदन है कि औषधीय चिकित्सा कराते हुए, डॉक्टर के साथ चिकित्सा कराते हुए भी आयुर्वेदिक उपायों को शुरू कर दीजिए। और कुछ भी ना मिले तो हमारी जो गिलोय घनबटी है वो सर्वत्र उपलब्ध है। गिलोय घनबटी 2-2 गोली कम से कम सुबह शाम लेना शुरू कर दें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह इसको थोड़ी सी सावधानी से, थोड़ी सी सजगता से, थोड़ी सी औषधि से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक चीजें नुकसान भी नहीं करती हैं, आपकी ओर से जो बताया गया। लेकिन यहाँ पर आचार्य जी एक और महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ लोगों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम 5 ग्राम कपूर और 5 ग्राम इलायची को लेकर दोनों को कूट लें और एक कॉटन के बॉल में या फिर सूती के कपड़े में उसको बांधकर हर आधे घंटे पर सूंघते रहें तो उससे भी लाभ होगा। क्या ये भी चीजें काम करेंगी अगर इस तरह का उपाय लोग करते हैं तो? हाँ, ये काम कर सकता है, क्योंकि कपूर को सूंघने से जो श्वास नहीं आ रहा है या कफ जमा हुआ है उसमें हेल्प मिल सकता है। क्योंकि कपूर का प्रयोग हमने किया नहीं इस तरह से, पर श्वसन रोगों में कपूर से निश्चित रूप से लाभ होता है, ये आयुर्वेद में पहले से वर्णन है। लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो उसका नुकसान भी पहुंचा सकता है कपूर का। नहीं, वो सूंघने के लिए, खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए कपूर की बहुत थोड़ी मात्रा होती है, ज्यादा लेने पर वो टॉक्सिक हो सकता है। सूंघने की बात है तो इसलिए सूंघने में कोई हानि नहीं है। सूंघने में कोई हानि नहीं है। खाने पीने में किन किन बातों का आप ख्याल रखें ताकि हम स्वाइन फ्लू से खुद को बचा सकें, बालकृष्ण जी? खाने के लिए जैसे मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि हम उबली हुई सब्जियां खाएं, और जितने भी जो देखिए हमने जो रिसर्च किया है, क्योंकि काली मिर्च और अदरक के अंदर भी हमने देखा कि स्वाइन फ्लू को ठीक करने के जो ताकत है
या जो एक्टिव जो कंपाउंड है उसके अंदर थोड़ा कम मिला हमको। तो इसमें जैसे सब्जी में भी लौंग डाला जाता है या पुलाव में डाला जाता है, तो जिन द्रव्यों में हम लौंग डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, इसको हम डालें। इसके अतिरिक्त जो है तुलसी को भी, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे भी हैं तो सर्दी में तुलसी थोड़ी कम होती है, सूखी पत्ती भी हो तो हम उसको उबाल करके भी दे दें। यदि हम इतना काम करते रहें और भोजन में विशेष कर करके जो हमको बचने की जरूरत है, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, तली हुई चीजें, ज्यादा इस तरह की जो गरिष्ठ आहार है उनसे हम बचें। उबली हुई सब्जियां ले लें और सादा भोजन खाएं, तो इससे निश्चित रूप से हम बच सकते हैं। और चाय के रूप में इस काढ़े को जरूर पिएं। इन सर्दी के इन 10-15 दिन को हम सबको काढ़ा जरूर पीना चाहिए। पुनः उस काढ़े को, क्योंकि आपके माध्यम से मैं सब देशवासियों को बताना चाहता हूं, नीम की छाल आप 100 ग्राम ले लीजिए, गिलोय आप 100 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम दालचीनी ले लीजिए, 50 ग्राम आप तुलसी की पत्तियां ले लीजिए और 25 ग्राम आप लौंग ले लीजिए। इन सबको कूट करके मोटा मोटा आप रख लीजिए। आपका काढ़ा तैयार है, पूरे परिवार को पिलाइए और ये स्वाइन फ्लू का जो भय है वो आपसे जाता रहेगा और आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे। औरों को भी बताइए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो हार्मफुल हो, जो नुकसानदायक हो, जिसके द्वारा किसी भी तरह से कोई हानि हो सकती हो। आचार्य जी, ये गिलोय तो सिर्फ आयुर्वेदिक दुकानों से ही हमें मिल सकता है, लेकिन तुलसी जी की पत्तियां अगर हमारे घर पे उपलब्ध नहीं है तो लिक्विड जो तुलसी दल का बाजारों में मिल रहा है, क्या उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? छोटी छोटी डिब्बियां भी आ रही हैं आजकल, तुलसी की पत्तियों का लिक्विड है बाजार में मौजूद। उसकी जगह पर उसकी जो अर्क यदि कितना उसके अंदर गुणवत्ता है, ये हम अच्छी जगह की हो तो ले सकते हैं। नहीं तो सूखी तुलसियों का जो पंचांग है, तुलसी की पत्तियां, सूखी पत्तियां और टहनियां जो है वो पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी। तो पंसारी के यहाँ से तुलसी और गिलोय सूखी हुई भी आपको कभी भी मिल जाती है, वहां से आप ला सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पंसारी की दुकान में ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आचार्य बालकृष्ण जी, ये महत्वपूर्ण सुझाव हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद यही है कि जो उपाय आचार्य बालकृष्ण जी की ओर से बताए गए हैं वो सब आपको लाभदायक साबित होंगे। अगर इन उपायों को आप खुद पर आजमाते हैं तो आप स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं, क्योंकि स्वाइन फ्लू दिनों दिन महामारी का रूप लेता हुआ चला जा रहा है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन